नमस्ते। आज हम लोग अपने इस जो सफ़र हमने शुरू किया था संतोष भाई साहब के साथ, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, उस किताब के एक-एक पन्ने हम लोग पलटते जा रहे हैं क्योंकि उसके एक-एक पन्ने में एक-एक इतिहास है। तो 475 पन्नों में अगर आप जल्दी से कर दीजिए तो 2, 4, 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। हम लोग आज आ रहे हैं सीधे-सीधे वीपी सिंह साहब के इलाहाबाद वाले चुनाव पे क्योंकि 3 एपिसोड हम कर चुके हैं, आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब मैं ये समझना चाहूँगा कि वीपी सिंह साहब का जो इलाहाबाद का चुनाव था क्योंकि वो चुनाव मुझे भी याद है। मैं गया तो नहीं था, लेकिन उस समय वो जो मोटरसाइकिल लेके देवीलाल जी आ गए थे और जिसका उसका मतलब एक ये लग रहा था कि ऑपोज़िशन का सारा कुछ वहीं पे कुछ कुंभ लगा हुआ है। लेकिन जब आपकी किताब पढ़े तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं-कहीं मुझे ये लगता है कि क्या वीपी सिंह का वो पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते थे राजीव गांधी से या कोई बुनियादी परिवर्तन की बात हो रही थी? देखिए, मैंने आपको पहले भी पिछले एपिसोड में बताया जब आपने सवाल किया जी, जी। कि जब वीपी सिंह जी की और राजीव गांधी की आखिरी मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में राजीव गांधी ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहुत जय-जयकार हो रही है और तुम लौट के आओगे। वीपी सिंह ने इसे एज़ ए चैलेंज लिया और उन्होंने कहा कि अगर आपका ये मानना है कि मैं 3 महीने सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, तो अगर मैं 3 महीने सस्टेन कर गया तो फिर आपकी पकड़ में नहीं आऊँगा, मैं आगे निकल जाऊँगा। ये वीपी सिंह जी ने कहा। ये उनका अहम या गर्व बोल रहा था कि जब कोई चुनौती देता है तो कैसे आदमी उसको एक्सेप्ट करता है। इसके पहले मैंने घटनाएं लिखी हैं कि अगर राजीव गांधी उनके प्रस्ताव को मान लेते तो वो हमारे बीच में होते। जी, ये मेरा मानना है। जी, वीपी सिंह उधर देखिए, ये जो इलाहाबाद का उपचुनाव था, ये लोगों को किताब पढ़ के ही समझ में आएगा कि वीपी सिंह ने किन परिस्थितियों में लड़ने का तय किया। जी, किसी की भी समझ में नहीं था कि इलाहाबाद में उपचुनाव होने वाला है। सारे विपक्षी दल मीटिंग कर रहे थे, एक दल कैसे बनाए, एक दल कैसे बनाए, कौन किसमें शामिल होगा, कौन किसका मेंबर बनेगा, कौन पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनेगा, इन सबकी मीटिंगें हो रही थी। वीपी सिंह उन सारी मीटिंग्स में नहीं गए, सिर्फ एक मीटिंग को छोड़, जो सूरज कुंड में देवीलाल जी ने बुलाई थी। उसके बाद तो वो इलाहाबाद में ही चले गए। उनके दिमाग में शायद ये था कि अगर मैं इलाहाबाद का उपचुनाव जीतता हूं तो मैं देश में सबके ध्यान का केंद्र बन जाऊंगा। जी, और ये लोग जो मीटिंगें कर रहे हैं, उस मीटिंग से उनको कोई बहुत आशा थी नहीं। इसीलिए वीपी सिंह जी ने इलाहाबाद उपचुनाव के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और पहले वो जाके इलाहाबाद में पहले ही, मतलब ये समझिए कि अप्रैल से वो घूमने लगे वहां पे। फरवरी में या अप्रैल में जो भी उन्होंने डेट तय की थी, फरवरी लास्ट था शायद, वो इलाहाबाद में घूमने लगे वीपी सिंह जी। जी, और घूमते घूमते उन्होंने वहां के हर आदमी से संपर्क कर लिया, गांव के। और जब चुनाव आया तो उन्होंने घोषणा की कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। उस समय तक भी विपक्ष के सारे नेता इस पक्ष में नहीं थे कि वो वीपी सिंह का प्रचार करने जाएं, लेकिन उस चुनाव ने हवा देश में ऐसी बांधी कि देश में हर पार्टी का कार्यकर्ता वहां पहुंच गया, ये मान के कि उसे वीपी सिंह को जिताना है, भ्रष्टाचार हटाना है, हराना है, इस जी, तरीके से। जी, क्योंकि बोफोर्स अपने टॉप पे आ गया था इशू देश में। वीपी सिंह के लिए हर पार्टी से कार्यकर्ता तो आई, उन्होंने अपने नेताओं पे दबाव डाला कि वो चुनाव में जाएं और जाकर के वीपी सिंह का प्रचार करें या कम से कम एक सभा करें। जी, और इसकी हाइट ये थी कि चंद्रशेखर जी जो नहीं आना चाहते थे, चंद्रशेखर जी के ऊपर भी इतना दबाव उनकी पार्टी का पड़ा कि वो यहाँ आए इलाहाबाद में, और आकर के उन्होंने वीपी सिंह का समर्थन किया। ये हाल था उस चुनाव का। और उस चुनाव में वीपी सिंह ने दिन रात एक किया और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ेंगे, हम कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लोगों से कहा कि जो भी अपनी मोटरसाइकिल पे आए वो अपना पेट्रोल खुद पड़ाए डाले। जी, वीपी सिंह ने एक पैसा इंतजाम नहीं किया। उन्होंने कहा हम अपना पोस्टर नहीं छापेंगे। ये कई उन्होंने रखे। अच्छा, लोगों ने ये देखा कि एक तरफ वीपी सिंह मई की गर्मी में मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, जहां चेहरा झुलस रहा है, और इलाहाबाद की गर्मी बड़ी भयानक होती है, वो भी देहात की। सिर पे गमछा बांध के वो उनकी जी, फोटो। वो चल रहे थे। तो गांव के लोग सब देख रहे थे कि ये राजा तो जा रहा है मोटरसाइकिल पे, और ये कांग्रेस की गाड़ियां एयर कंडीशनड एम्बेसडर घूम रही हैं या उससे बड़ी गाड़ियां। लोग, जैसे होता है, बड़ी बड़ी जी, गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस
सड़क के दौरे ने बहुत प्रभाव डाला और कांग्रेस का भविष्य वहां तय हो गया। इसके क्या टेस्ट थे, क्या तरीका था, क्या बातचीत होती थी, मैंने किताब में लिखा है। और कोई पढ़ेगा तभी समझ पाएगा कि इस इलाहाबाद उपचुनाव का देश की राजनीति में क्या महत्व था। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में जीतने के बाद वीपी सिंह देश के अपने आप स्वाभाविक तौर पर देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता हो गए। जी, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं, मैं उसको डिटेल नहीं, बहुत सुंदर एक है कि जब आप ये लोग कहीं जा रहे थे और वीपी सिंह रुक के किसी से पूछते हैं कि किसको वोट दोगे, वो किताबें खुद पढ़िए और फिर वो क्या जवाब देता है कि तुमको आपको वोट नहीं देंगे, और फिर क्या जवाब होता है। किताब पढ़िएगा तो आपको और आनंद आएगा। मैं भाई साहब एक आपके व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ, फर्रुखाबाद से आप लड़े और इनिशियली आपका कोई प्लान नहीं था, आप तो भाई इस पूरे आंदोलन के साथ थे और आपसे वीपी सिंह साहब ने कहा कि भाई आप जाके लड़िए। उन्होंने एक ही सीट मांगी पूरे उसमें, मतलब एक ही टिकट मांगा जिसको बोलते हैं। मैंने एक नई सी चीज देखी आपके उसमें, आप दयाराम शाक्य के जो भाजपा के थे उनके अगेंस्ट लड़े, लेकिन किताब में आपने उनके बारे में तारीफ लिखी कि अच्छे आदमी थे, सज्जन थे। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि ये मुझे नहीं पता था कि आपके चुनाव में चूंकि अटल जी आए और वीपी सिंह को ये कष्ट था कि यहाँ पे कहने के बाद भी, व्यक्तिगत रूप से कहने के बाद भी कि भाई आप वहां मत जाइए, फ्रेंडली फाइट मत कीजिए, वो मान नहीं रखा गया। उसके बाद वीपी सिंह साहब जब मथुरा जाते हैं तो वो किसी भी उस मंच पे नहीं चढ़े जहां भाजपा का झंडा था। ये एक नई बात थी। तो जरा मैं फर्रुखाबाद के सफर को जरा जल्दी से आप बता दें। वीपी सिंह जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि दयाराम शाक्य सचमुच बहुत अच्छे आदमी थे और उनके वो चुनाव हार गए थे और उनकी जगह सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम खां वहां से सांसद बने और मंत्री बने, कपड़ा मंत्री बने, इंदिरा जी के कैबिनेट में थे। फिर वो गवर्नर हो गए। तो वहां का चुनाव में, उस चुनाव में उसके पहले दयाराम शाक्य थे, लेकिन दयाराम शाक्य उन सांसदों में थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे उनमें एक दयाराम शाक्य थे और उनका व्यक्तित्व सचमुच बहुत ईमानदारी का और सादगी भरा था। और उनके सामने लड़ते हुए मैंने कभी उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, क्योंकि जाते समय वीपी सिंह जी मुझे कह गए थे कि तुम अटैक सिर्फ कांग्रेस पे करना, भाजपा में मत करना। ये उनकी रणनीति थी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि अगर वो नहीं भी कहते तो मैं दयाराम शाक्य जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि इतने अच्छे सज्जन ईमानदार आदमी को जब मिलते थे बिल्कुल एक समझिए एक तरीके से गले से लगते थे, तो उनका विरोध करने का कोई मतलब था। मैंने सलमान खुर्शीद का भी कहीं विरोध नहीं किया अपने चुनाव। मैं तो हमेशा सलमान साहब से यही कहता रहा कि भाई हम लोग चलो आमने सामने बहस कर लें किसी भी मंच के ऊपर, लोग तय कर लेंगे। तो मैंने सलमान के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जी जी। सलमान खुर्शीद ने 1-2 बार मेरे बारे में कहा, लेकिन वो बिलो द बेल्ट नहीं कहा। जी जी। पर मैंने तो वो भी नहीं किया। अब वीपी सिंह जब यहाँ आए और उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्रेसिव कैंपेन चला रखा है और मैं ट्रायंगल फाइट में हूं, तो उनको शायद अपना अपमान लगा या ये लगा कि मेरी एक विनती भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी एक सीट के लिए। वो यहाँ से मथुरा गए और मथुरा में उन्होंने मंच पे देखा कि 2 झंडे लगे हुए हैं, एक जनता दल का और एक भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने मंच पे जाने से मना कर दिया। 2 घंटे इंतजार किया, नया मंच बना, उसके ऊपर वीपी सिंह ने जाके भाषण दिया और उसके बाद वीपी सिंह देश में कहीं पर भी उस मंच पे नहीं गए जहां भाजपा का झंडा लगा। जी। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था एक रणनीति के तहत। जैसे देवीलाल जी कहते हैं कि हमने वीपी सिंह को नेता माना था, हमने चंद्रशेखर जी ने एक रणनीति के तहत, जो इस किताब में लिखा है, लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है, वो उसी तरीके से वीपी सिंह ने एक रणनीति के तहत उनका सहारा लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक दक्षिण पंथ यानी भारतीय जनता पार्टी और वाम पंथ यानी सीपीएम सीपीआई अगर उनका साथ नहीं देती हैं तो राजीव गांधी को गद्दी से हटाना मुश्किल हो जाएगा। और उनका एक ही टारगेट था, राजीव गांधी को सत्ता से हटाना। देश बदलने की बात तो इस पूरे यात्रा के दौरान जो उन्होंने समस्याएं देखी और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए और जनता दल का घोषणा पत्र बना, तब उनकी नजर में देश और देश की बुनियादी फैसलों में क्या निर्णय लेना चाहिए इसके बारे में सोचा।
जी। मुझे मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक तो आपने ये कहा, ये अब सुनने को नहीं मिलता है कोई अपने विरोधी के बारे में, मतलब अब तो ये दुश्मन हो गया है विरोधी। और दूसरा मुझे एक चीज़ भाई साहब याद है, जब आप मंच की बात कर रहे हैं, 89 के इलेक्शन में मैं भी उस समय था। सिसवा विधानसभा में वीपी सिंह आए थे और जगदीश लाल साहब वहाँ से एमएलए के कैंडिडेट थे, भैया एमपी के कैंडिडेट थे। ट्रॉली पे मंच बनते थे, ट्रैक्टर की ट्रॉली स्टैंडर्ड था कि उस ट्रॉली को ले आके लगा दिया जाता था, उसमें मंच बन जाते थे। और ये पता था कि ये भावी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन का मूड था लोगों का, वो वीपी सिंह के लिए लोग बिल्कुल पागल जैसे थे भाई। मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट है, 89 वाला जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, उसमें चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह के बीच में, क्योंकि वो एक आपने मालूम नहीं क्यों नहीं कहा है, या तो हो सकता है कि क्योंकि एक चीज मुझे भी याद है, आपको याद हो तो राम जेठमलानी साहब बीच में आ गए थे कि नहीं नहीं मैं भी क्यों चंद्रशेखर जी के घर पे जाके वो विरोध करने लगे थे कि मैं इस दिन जाऊंगा। और मुझे ठीक से याद है कि राम गोविंद चौधरी जी और ये गौरी भैया या इन लोगों ने उनकी मरम्मत की थी, क्योंकि ये जब गए थे तो इनको दो चार वो, उसके बाद ये चुनाव होता है और उसमें जो भी आप कहिए वो एक थोड़ा तो षड्यंत्र था, मतलब ही वॉज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। चंद्रशेखर बड़े नेता थे, उनकी भी उतनी वो थी। और फिर वीपी देवीलाल को पहले वो होता है, फिर वो उनका नाम प्रपोज कर देते हैं। ये आपको कहीं लगा, आपने भी लिखा है कि ये षड्यंत्र था और उसके प्राइस भी वीपी सिंह को कहीं देना पड़ा। मैंने इसमें यही एक लाइन कह के मैं इस सवाल को यहीं छोड़ूंगा उत्तर को। मैंने लिखा है कि अगर वीपी सिंह जिस तरह षड्यंत्र के द्वारा प्रधानमंत्री बने, उसी तरह के षड्यंत्र के द्वारा वो प्रधानमंत्री पद से हटाए भी गए, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास से लोगों का जाना शुरू हुआ वो किसी को रोक नहीं पाए। और मैंने ये भी लिखा है कि गांधी जी का एक सिद्धांत यहाँ सही साबित हुआ कि आप गलत रास्ते से चल करके सही मंजिल को, उद्देश्य को नहीं पा सकते। जी अगर उसको पाना है तो सही रास्ते ही जाना पड़ेगा। और भारत की राजनीति में आनंदवर्धन जी ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर आदमी जो आगे बढ़ता है वो गलत रास्ता अपना करके मंजिल पाना चाहता है, अंत में वो उसके सामने खड़ी होती है। आज भी हम देख रहे हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ गुस्से और नफरत के रथ के ऊपर चढ़ करके मोदी जी आए, 5 साल तो ठीक गुजरे, लेकिन छठे या 7वें साल में उनके खिलाफ अचानक देश में इतना गुस्सा उमड़ पड़ा, जिसका आप एक झलक आप ये जो इंटरनेट है या ऑनलाइन चैनल्स हैं या कार्टून्स हैं, फेसबुक है, इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी के लिए, मोदी जी को आज दिक्कत लग रही है। हालांकि कोई भी आदमी जो प्रधानमंत्री पद पर होता है, जैसे वीपी सिंह को भी कभी नहीं लगा, चंद्रशेखर जी को भी कभी नहीं लगा, और किसी को भी कभी नहीं लगा, अटल जी को कभी नहीं लगा कि हम हार सकते हैं। सब यही सोचते हैं कि रोजी पिक्चर होती है। पर हम और आप जो बाहर से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो इस सिद्धांत में लोगों की दोबारा आस्था पैदा करना चाहते हैं कि अगर गांधी जी बिल्कुल सही थे कि गलत रास्ते से चल के सही नतीजा नहीं पाया जा सकता। साधन और साध्य की बात। मैं भाई साहब एक चीज और इसलिए क्योंकि मुझे जब भी लगता है देश में सबको एक ही दिक्कत है, कश्मीर। कश्मीर इशू जैसा आपने लिखा भी है, वीपी सिंह बिल्कुल बिल्कुल ठीक आदमी थे। उनके मुफ्ती मोहम्मद सईद देश का पहला मुस्लिम गृह मंत्री, जॉर्ज फर्नांडिस जो जो वार्ता में बात करते थे और सारे लोगों से बात उनका था। इनके बीच कहीं जो जगमोहन जी आ गए थे, उनका रोल क्योंकि उसको एक हद तक, क्योंकि उतना शायद किताब में उतनी जगह नहीं है, कभी अलग से हम आपसे बात करेंगे। जिसको कहते हैं ना गेम स्पॉइलर, कहीं नहीं हो गए थे जगमोहन, मतलब अगर देखिए, जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव थे जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी, जी वीपी सिंह का। जी वीपी सिंह के सामने ये मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा दबाव डाला, आडवाणी जी भी हैं हमारे बीच में और अटल जी, इन लोगों ने इतना दबाव डाला कि वीपी सिंह को, जगमोहन जी को राज्यपाल बनाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है वो फैसला बहुत गलत था, क्योंकि वीपी सिंह को लेकर के कश्मीर में बहुत आकर्षण था। लेकिन वीपी सिंह का वो आकर्षण पहले तो मुफ्ती साहब ने खत्म किया, फिर जगमोहन साहब के फैसले ने उसको खत्म किया। जी और वहीं से अगर कहें, बहुत सारे लोग मानते हैं, हालांकि शुरुआत उसके पहले हो गई थी आतंकवाद की, पर 90 एक ऐसा कट पॉइंट 89 माना जा सकता है जहां से मिलिटेंसी बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई, विदेशी मिलिटेंट भी और लोकल मिलिटेंट भी। हालांकि तब तक हिंदुस्तानी या कश्मीरी मिलिटेंट उसमें शामिल नहीं हुए थे, जो बाद में
मनमोहन सिंह के समय या बाद में कहिए फिर मौजूदा सरकार में वो सामने आए कि वो पूरे मिलिटेंसी के ड्राइवर ही हो गए, ठीक, जी, गाइड ही हो गए। जी, लेकिन वीपी सिंह ने के पास बहुत बड़ा मौका था कश्मीर की समस्या को नॉर्मलाइज करने का, पर वीपी सिंह कर नहीं पाए क्योंकि उनके फैसले मानवीय हो गए। जी, जैसे मुफ्ती साहब की लड़की का अपहरण हुआ, हुँ, रुबैया सईद का, जी, वीपी सिंह ने बिल्कुल मानवीय आधार पर उसका फैसला लिया और उससे ये लगा पहली बार देश में कि वीपी सिंह को दबाव में लिया जा सकता जी, है। एक बार जब पता चल गया देश को कि सबसे मुख्य जो निर्णायक है वही दबाव में आ सकता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राजनीति के लोग हों, उनके बीच से वीपी सिंह की जो कट्टर ईमानदार और कुशल प्रशासनिक की छवि बनी थी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहते बनाई थी, वो धूल धूसरित हो गई। जी। मैं एक और कंटेज ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास गवाह है और आप उसके साक्षी हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है वीपी सिंह सरकार के समय महंत अवैधनाथ जी का एक रोल था और वो बहुत पॉजिटिव रोल था क्योंकि आज क्या हो गया है कि जो हम योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये पोस्टर बॉय ऑफ बीजेपी हो गए हैं और एक बिल्कुल हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व के। लेकिन उस समय आपने जैसा लिखा कि जब महंत अवैधनाथ जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाओ, बात करते हैं, बातचीत हुई और महंत जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भाई वीएचपी का बहुत दबाव है। मतलब लेफ्ट टू महंत अवैधनाथ जी वो बिल्कुल इसका समझते थे पॉलिटिकल कंपल्शन। उसका एक जरा थोड़ा-सा संक्षेप में बता दें, बाकी तो डिटेल लोग किताब में पढ़ेंगे। देखिए, महंत अवैधनाथ जी के बारे में भी लोगों को समझने के लिए किताब को ही पढ़ना पड़ेगा। जी, जी, महंत जी ऐसे आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि को लेके गोरखपुर से अयोध्या तक की या लखनऊ तक की यात्रा निकाली थी। मैंने उस यात्रा को कवर किया था जी, और महंत जी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी पत्रकारिता को प्यार करते थे। मैं उनके उस दौर में 2-3 बार गोरखपुर गया था। गोरखपुर के बहुत सारे लोगों से उन्होंने परिचय कराया था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हो गए और महंत जी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे और साधुओं में सबसे प्रमुख साधु थे, तो उसमें 2 तरह की धाराएं थी। एक पूर्णतया राजनीतिक थी जो अशोक सिंघल के साथ थी विश्व हिंदू परिषद की, और महंत जी साधु थे। जी, तो जब बातचीत हुई और विश्व हिंदू परिषद ने इस सरकार को तीसरे ही महीने टपल करना चाहा, अल्टीमेटम देके अप्रैल में, नवंबर में तो सरकार बनी थी, जी, नवंबर के, और अप्रैल में ये गिराना चाहते थे। जी, तो जब मैंने महंत जी से ये कहा तो महंत जी इसके उन्होंने, अब मैंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि इन लोगों का दबाव है, पर जब मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है, न्याय बिल्कुल एक तरफ, कौरवों की सभा हो गई तब महंत जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। और फिर वो क्रम है कि कैसे हाँ, अपील हुई, कैसे उन्होंने उसका उत्तर लिखा, उत्तर भी मुझसे ही लिखवाया, मैंने आया, ये लिखा है। महंत जी का इतना भरोसा था। और उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ उस समय कहाँ कितने बड़े थे मुझे नहीं पता, तब मेरे क्योंकि ख्याल में तब नहीं, 90 में, तब तो वो शायद मेरा जहाँ तक याद है वो तब तो शायद मठ में भी नहीं आए थे उस समय। तो मुझे पता नहीं, जहां भी हो तो उनके लिए भी ये ज्ञान खोलने वाला एक 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 घटना है, अध्याय, हाँ, अध्याय है। अध्याय है, ताकि वो देखें कि उनके गुरु कितने बड़े आदमी थे, जी, जी, योगी जी, जी। और बड़े मैं महाराज, बड़े महंत जी। जी, मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई साहब। अगले एपिसोड में, क्योंकि मैं इसको छोटा इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों को आसानी रहे, 5वें एपिसोड में हम लोग फिर मंडल कमीशन से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद।